पहली बार जब मैंने दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज़ें सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली की तरह दीवार में गूंज रही थी। इस वक्त चारों खामोशी का राज था। मेरे कमरे में खूब अंधेरा था। मैंने हाथ बढ़ाकर टटोलने की कोशिश की। सर लैंप का खोला। मेरे सामने दीवार पर लगी घड़ी रात के 3 बजा रही थी। चीखों पुकार गूंज रही थी। मैं हैरान थी। मैं बराबर लेटे। मेरे शौहर गहरी नींद सो रहे थे। इतने में शोर और भी ज़्यादा हो गया। रात ही तो थी। तब वो इसकी दुल्हन बनकर रात को ही इस घर में आई थी। बड़ी धूमधाम से मेरी रुखसती खानसादा तबूर से हुई थी। मैं इस खानदान की बहू बनी थी। मेरा ताल्लुक एक अमीर कबीर खानदान से था। मेरे ससुर बहुत रख रखाव वाले इंसान थे। इनकी बात और शख्सियत से मुतासर होकर मेरे रिश्ता खान तबरेज़ की मोहब्बत की शादी थी। हमने एक दूसरे को एक तकरीब में पसंद किया था और वहीं से टेलीफोन की गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। हम दोनों ही अमीर ख़ानदान के चश्मे चिराग थे। किसी को भी रिश्ते पर एतराज़ नहीं हुआ था। मेरी शादी की पहली रात। इस रात मैंने बेहंगम से शोर सुना। एक लड़की की चीखों की आवाज़ें थी जैसे वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि वो ऐसे बाहर जाकर देखूं आवाज़ें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इस कदर बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दुल्हन थी, कैसे मुंह उठाकर वहाँ से बाहर जा सकती थी। कुछ देर बाद आवाज़ें बंद हुई, जैसे ही शोर ही ना हुआ हो। मैं दोबारा से लेट गई। मेरी आंखों से नींद अब दूर हो चुकी थी। मेरा ज़हन बार बार चिल्लाने वाली लड़की की जानिब हो रहा था। एक अजीब सी हलचल मच गई थी। कुछ खौफ सा महसूस होने लगा था क्योंकि जहाँ ये हवेली थी वहाँ करीब ही जंगलात थे। गांव तो 3-4 मील दूर था। शहर से गांव आई थी मगर चंद दिन के लिए और फिर मुझे शहर ही जाना था। ये बंगला बेहद खूबसूरत था, इतना बड़ा, न जाने कितने कमरे यहाँ बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा था। मेरी आंख से अब नींद गायब हो चुकी थी। उम्र पर जितना गौर करती कम था। बेशक मेरा शुमार हसीन तरीन लड़कियों में होता था, तबरेज़ भी किसी से कम न था। दोनों को देखकर सब चांद सूरज की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात ही जो कुछ मैं सुन चुकी थी, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। जाने कब सुबह सोचते सोचते फिर से नींद की वादियों में खो चुकी। मेरी सुबह तबरेज़ के हसीन मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आँख खुली थी। मैं अपना वार्डरोब खोले अपने कपड़े निकाल रही थी। वो मुझसे कहने लगा, तुम्हारा लिबास ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। वहीं से जगा रहा था। कहने लगा वो मुझसे कह रहा था, वॉशरूम में चला गया। मैं तेजी से उठकर बैठ गई। कुछ पल के लिए मुझे लगा रात वाली बात शायद मेरा कोई ख्वाब था। इसी बारे में सोचते हुए फिर खुद को झटक कर ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। भाई भाई का जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फट रह गई। जितने सिंपल और नफीस लिबास मुझे पसंद थे, उसका फटे का रवाज था। यहाँ सही थच कर बाहर रहना होता था। बीवी ऐसे ही भरे भरे लिबास और जेवरात से लदी होती थी। मैं शावर लेने के बाद बहुत मुश्किल ही उस लिबास को पहना। तब वो इस कमरे से जा चुका था। मुलाजमीन लड़कियाँ मेरी इजाज़त से कमरे में आई और मुझे पहनाने लगी। सामने एक बुजुर्ग सोफे पर थे। उन्होंने मुझे एक भरपूर निगाह डाली, मुस्कुराने लगे, फिर उठकर मेरे पास आए और कई हज़ार नोट मुझ पर वार कर मुलाजमीन में तकसीम किए और फिर बाहर चले गए। गांव की औरतें मुझे देखने की मुंतज़िर थी। गर्मी धूप में न जाने कब से वो मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। बड़े खान बाबा कहने लगे, आशिया हमारे घर की नई मालकिन है। खान तबरेज़ की बीवी। सभी औरतें मुझे सलाम करने लगी। 4 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक पाई थी। चलती धूप ने मेरे हवासों में आन बैठ गई थी। पूरा दिन मुख्तलिफ लोगों का आना जाना लगा रहा। पूरा दिन थका देने वाला गुजरा। तबरेज़ से मेरी मुलाकात गांव के कुछ और 3 मर्दों के साथ रहती थी। रस्म और रिवाज होते ही मियाँ बीवी आपस में बहुत कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते थे। मेरे साथ भी यही हुआ था। रात तक मैं थकन से चूर होकर पूरा थक चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई। तबरेज़ मुझे कहने लगा, तुम्हें गाँव के माहौल में ज़्यादा दिन नहीं रखना। वो मुझे गौर से देख रहे थे। मैं नींद की खनोदगी में आंखें खोलकर उसे देखकर मुस्कुरा दी। तबरेज़ खान, गाँव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे यहाँ घुटन होती है। यहाँ के पहनावे, रहन सहन, अजीब से घुटन ज़दा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वो गहरी सोच में चला गया। फिर साइड टेबल से सिगरेट निकाली, लाइटर से जलाकर सिगरेट की कश लगाने लगा। मैं नींद से बेहाल थी, इसीलिए सो गई। फिर रात को मेरी आंख शोर से खुली। वही लड़की चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी।
میں نے کہا تبریز کس کے چلانے کی آواز ہے؟ میری بات سن کر تبریز نے نظر چرائی، پھر کہنے لگا کیسی آوازیں؟ مجھے تو یہاں کوئی آوازیں نہیں آ رہی، مجھے نیند آئی گئی اس لیے ڈسٹرب مت کر، وہ یہ کہہ کر سو چکا تھا۔ میرا ہمارے خوف کا برا حال تھا، یہ آوازیں صرف مجھے ہی سنائی دیتی تھی، اس کا مطلب تھا کوئی بھوت پریت تھا۔ اف، یہ سوچنے تو مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ڈر کے مارے تبریز کے قریب جا کر لیٹ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے تو اس حویلی میں ایک دن بھی مزید رہنا مشکل لگ رہا تھا، جن بھوت وغیرہ سے تو ویسے ہی بہت خوف آتا تھا۔ اگلی صبح ہی میں نے تبریز سے شہر جانے کی ضد کی تو کہا مجھے واپس شہر جانا ہے، مجھے خوف آوازیں سنائی دے رہی ہیں جیسے کوئی لڑکی مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ تبریز خوف کے مارے جو ہی نہیں رہ سکتی۔ تبریز مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، اپنی نظر بدل رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا بس اس حویلی میں ایسے ہی کسی نہ کسی کی آوازیں آتی رہتی ہیں، جیسی تمہیں آئی ہیں۔ ان جنات نے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ کیا بذات سے اطمینان نہیں آ رہا۔ مجھے بس جلد از جلد واپسی کا انتظار تھا۔ صبح ناشتے کے دوران میرے سسر خان دلاور نے تبریز کو مخاطب کر کے بات کا آغاز کیا، کہنے لگے تم شہر کب جا رہے ہو؟ تبریز چائے کا کپ ہاتھ میں روک کیا، دل ہی دل میں خوش تھی۔ شکر ہے کسی نے تو ہمیں گاؤں میں شہر بھیجنے کا خیال آیا۔ تبریز نے کہا واپس آئیں، جو آپ کا حکم۔ تبریز نے بمشکل ہی کہا تھا میں اپنے والد سے بہت ڈرتا ہوں۔ خان دلاور مجھے کو اتار دیا اور کہنے لگے آج شام تک تم شہر جانے کی تیاری کرو، وہاں کے معاملات دیکھو۔ انہوں نے رفتہ لہجے میں کہا یہ بات کی میں تو خوشی کے مارے پھولیں نہیں سمائی تھیں۔ میں نے جلدی سے چائے ختم کی اور پیچھے سے کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے سسر کہنے لگے بہو آج تم نے ناشتہ نہیں کیا ٹھیک سے، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی تبریز کی پیکنگ کرنی ہے، شام تک جانا ہے تو وقت تو لگ جائے گا۔ میری بات سن کر تلاوت خان کہنے لگے بہو تم نے یہ بتایا نہیں، اب یہیں رہے گی؟ یہ بات میرے اعصاب پر کوڑے کی طرح لگی۔ میں حیرت سے تبریز کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگا میں بھول گیا تھا۔ پھر سے کہنے لگے حویلی سے باہر قدم نہیں رکھتی ہمارے خاندان کی بہوئیں، یہ سب نہیں بتایا تھا پہلے، کچھ وقت مجھے گاؤں میں گزارنا پڑے گا، وہ پھر مجھے شہر میں لے جائیں گے۔ غصے کے مارے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا تھا، جھوٹ بولا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد تبریز کمرے میں آ گیا، اس وقت سب سے گزر رہی تھی، لیکن تبریز کو دیکھ کر میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے یہاں اس بھوت بنگلے میں نہیں رہنا، مجھے شہر میں رہنا ہے، تم جا کے اپنے ابا سے بات کرو۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا خان صاحب بڑی آسانی سے بولا تمہیں ابھی شہر نہیں لے جا سکتا، بس یہاں چند ماہ رہ لو، اس کے بعد تمہیں لے کے چلا جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا میں تمہارے بغیر یہاں ایک رات بھی نہیں گزار پاؤں گی، وہ چیخوں کی آوازیں تو میری جان نکال دیں گی، مجھے ایسی چیزوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا تم ان چیخوں پر توجہ مت دیا کر، وہ جو بھی مخلوق ہے تمہیں کچھ نہیں کہے گی، میں تم سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، بس کمرہ لاک رکھنا، وہ کمرہ بالکل باہر مت نکلنا۔ تب اس کی باتوں نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں اس کمرے میں سو جانے کی کوشش کرنا، خان بابا تم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو عشاء کے لیے جا چکا تھا، میں اکیلی رہ گئی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مجھے یہاں کا ماحول بہت عجیب لگتا تھا۔ میرے سسر اپنی کرسی پر پرجمان ہوتا تھا، اس کے ماتحت اس کے ہاتھوں کی عداوت سے چومنے لگتے، اس کے پاؤں میں ہاتھ جوڑے بیٹھ جاتے۔ مجھے خان کا یہ مقبرانہ انداز بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ بے شک میں نے خود ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ہمارے والدین نے ہمیں عاجزی سکھائی تھی۔ رات کو میرے ساتھ ایک ملازمہ کمرے میں تھی، سونے لگی، وہ زمین پر اپنا بستر بچھاتی لیٹ جاتی۔ رات کو جب چیخوں کی آوازیں آتی تو میری آنکھ کھل جاتی۔ میں نے محسوس کیا جس لمحے چیخوں کی آواز آتی ہے وہ ملازمہ کروٹیں نہیں بدلتی۔ مجھے یہ شک ہونے لگا تھا شاید وہ بھی سن کر سکتی ہے۔ ملازمہ سے جب ان چیخوں کے بارے میں پوچھا، اس کی رنگت اڑ گئی، وہ پوری طرح سے گھبرا گئی، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا ایسی کوئی آوازیں نہیں سنی، اس کی یہ بدحواسی تو یہ اندازہ لگا رہا تھا قصہ کچھ اور ہے۔ میں نہیں جانتی تھی وہ آوازیں کہاں سے آتی تھیں، لیکن مجھے اس بات کا ذکر حویلی میں کسی سے نہ کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ ملازمہ کی بات سن کر مجھے تجسس سا ہونے لگا، آخر معلوم بھی تو ہو سارا ماجرا کیا ہے۔ میں نے رات کو جب وہ چیخوں کی آواز سنی تو یہ ٹھان لی سچائی کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ مجھے یقین تھا بھوت پریت کا نہیں۔ رات کو چلانے کی آوازیں سن کر میں اٹھ کھڑی ہوئی، دبے پاؤں کمرے کے دروازے کے پاس چلی آئی، دھیرے سے دروازہ کھولا۔ مجھے آوازیں اوپر کی منزل سے آ رہی تھیں، دھیرے سے چلتی ہوئی اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ آواز ابھی مجھے قریب سے سنائی دینے لگی۔ جب میں نے ان آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھی تو سامنے کمرے کے منظر کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دلاور خان کا کمرہ تھا
जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा रंग फाक हो गया। वापस पलट कर नीचे उतर गई, अपने कमरे में आकर बढ़ती दिल की धड़कन पर काबू पाने लगी। खान दिलावर के कमरे से वो आवाज़ें सुनता ये तस्वीर भी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी ऐसे भी हो सकते हैं। इनकी बीवी तो जिंदा न थी, उन्होंने दूसरी शादी भी ना की। वो कितने पासा थे। वो फिर आवाज़ आई। मैं खुद इस बात पर नफ़ी में सर हिलाने लगी। मेरे दिल में उनके लिए इज्जत एहतराम था। फिर ये कैसे मुमकिन था? गाँव वाले तो इनकी बहुत इज्जत करते थे। ये सब क्या था? इनका कौन सा रूप था जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा? पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सुबह तब फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तब की आंखें सजा रही हैं इनकी बात पर। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराने लगी। फिर बोले, तब वहाँ बहुत मसरूफ़ है, इसलिए शायद फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने इनकी बात पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। आज तो मेरा उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। वो दोगला इंसान था। वो नेक और रहम दिल बना नजर आता था। ये सोचकर मुझे चिड़चिड़ी आने लगी। मैं सोच चुकी थी अब उसका राज-फाश करके रहूँगी। ये नहीं जानती थी मैं अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही हूँ। रात को जब वही आवाज़ें गूंजी, फिर इसी कमरे से बाहर चली गई। कमरे के होल से देखने लगी। 18 साल लड़की गांव की लग रही थी। चेहरे पर बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंका। मुठ में हिल सी थी। वापस पलट आए। रात जैसे तैसे मैंने बसर की। सुबह तबरेज़ को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि हवेली में ऐसे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बची के गाँव की मुस्लिम लड़कियों की बाइज़्ज़त बाकी हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुँह में जो आया मैंने तबरेज़ को कह दिया। मेरी बात सुनकर इश्तियाल में आके कहने लगा, अपनी ज़बान बंद रखना। बाकी जैसे हवाले के वकील रखते हैं, मैंने तुम्हें भी खान बाबा की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जान से मार डालेंगे तुम्हें। मैं तो तबरेज़ की बात सुनकर जितना हैरान होती कम था। मतलब वो अपने वालिद के बारे में जानता था, मैं तो ये नहीं जानता था। मैंने फ़ोन बंद करके अपने खेल पर तोता चश्मे इख्तियार नहीं कर सकती थी। मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर वाले पोर्शन में पहुंच गई। खान दिलावर के कमरे की मैंने खिड़की इस वक्त खोली हुई थी। इस खिड़की के दीवार में कोने के जरिए इस कमरे में पहुंच गई। कमरे को किसी दूल्हे की कमरे की तरह सजाया गया था। उसी खिड़की के पास एक कोने में छुप गई। रात के 1 बजे खान दिलावर कमरे में दाखिल हुआ। सामने सोफे पर बैठ कर कुत्ते मुलाजमीन शराब की बोतलें उठा कर ले आए और सामने टेबल पर रखकर गिलास में बर्फ़ और शराब डालने लगे। दिलावर का अंदाज ही अलग था। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके इस खिड़की में रख दिया। जो चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी इसके घर वालों के पास जाना है। वो मुलाजिम इस कमरे लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चले गए। खान दिलावर बड़े इत्मीनान से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था। क्योंकि तहाशा रो रही थी, दरवाज़ा फेर रही थी, अपने बचाव के लिए मदद तलब कर रही थी। जिसकी चीखों पुकार बेजान दीवार में गूंज रही थी। इसके मकीन इस बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई तो खान दिलावर के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, खान साईं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर रहम खाओ। ये सुनकर खान दिलावर गुस्से में उठा, उसके बाल पकड़ कर कहर बहती नजर से बोला, कमीज़ साथ लड़की, तेरी कितनी जुर्रत है? लड़की को बड़ी जोर से के पटका और कहने लगा, मेरे सामने ज़बान चलाने का अंजाम नहीं जानती। इसके पेड़ पर पाँव से बड़ी बेदर्दी से ज़ैब मारी। लड़की दर्द से बिलबिला उठी। वह जब्त ख़त्म हो रहा था जब सब देख कर मैं खुद को काबू ना रख सकी। उस लड़की के अचानक से ही उसने सिगरेट जलाकर उस लड़की के चेहरे पर लगाया। इस लड़की की चीख के साथ साख्ता मेरी भी चीख गूंज उठी। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढता मैं इस खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन वो मुझे देख चुका था। मेरा पर्दाफाश हो चुका था। एक आम सी लड़की थी। मैं फ़ौरन से इसी पाइपलाइन से नीचे उतर गई। अपने कमरे में जाने के बजाय पहाड़ी की जानिब चली गई, जहाँ घने दरख्त थे। मैं वहीं छुप गई। फिर पूरे महल में एक हलचल सी महसूस होने लगी। बहुत से कदमों की चाप सुनाई देने लगी। एक घने दरख्त की आड़ में छुप गई। बहुत से गार्ड टॉर्च लाइट लिए मुझे दरख्तों की हवेली में ढूंढने लगे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे यही डर था कि न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। इसी तेज़ी से वापस चली गई। मेरा सांस बहाल हुआ। एक ऐसे दरख्त पर चढ़ने लगी जो इस हवेली की दीवार से लगा हुआ था। इस दरख्त पर चढ़ गए। मैंने दीवार की दूसरी जानिब पार कर लिया। एक घना जंगल था। वहाँ मैं कूद गई। मैं नहीं जानती थी इस जंगल को पार करने के बाद मैं कहाँ पहुँच चुकी, लेकिन अंधाधुंध भाग गई थी। सुबह तक वक्फे से वक्फे भागती रही। हल्की हल्की रोशनी फैली। मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी।
اس وقت شہر جانے کے لیے وہاں سے گزر رہی تھی بسیں۔ اسی بس میں سوار ہو کر پورے راستے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپائے رکھا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے سب کچھ پولیس کو دکھا دیا اور میرا سسر پکڑا گیا۔